Assalamu alaikum students, I hope you're fine. It's our last lecture of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, and the topics that we'll cover today are mole, chemical calculations, and science, technology, and society. So first of all, let's recall some concepts of Avogadro's number. Avogadro's number के अंदर हमने पढ़ा था that it is the collection of 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 particles, and the particles may be anything, atoms, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, तीनों कैटेगरीज के एलिमेंट्स की पार्टिकल्स की हमने बात की थी। और ये भी हमने देखा था कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डजन देन इट मीन्स दैट देर आर 12 पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ अगर हम 1 डजन की बात करें, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डजन ऑरेंजेस देन आई मीन 12 ऑरेंजेस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डजन ऑफ पेंसिल्स देन आई मीन 12 पेंसिल्स। तो ये आपके पास जैसे एक रिलेशन होता है, उसी तरह से हमने पढ़ा था कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल। ये तो हमने जनरली देख लिया था। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर एक्चुअल टॉपिक, द मोल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, व्हाट इज़ इट? जैसे लास्ट टाइम देखा था उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, दैट द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स विच वर एक्चुअली एवोगैड्रोस नंबर, अगर हम उनको इक्वल कर देते हैं किसी एक क्वांटिटी के, किसी एक यूनिट के, एक स्टैंडर्ड के, देन दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज 1 मोल. So the definition of mole comes from this: the amount of a substance that contains 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 number of particles, atoms, molecules or formula units. And how do we write it? Whenever we have to write mole in any chemical calculation, we write its abbreviated form which is MOL, mole. हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हम MOLE नहीं लिखेंगे जब भी हम calculations करेंगे, हम हमेशा उसके लिए MOL का वर्ड यूज़ करेंगे, ये वाला एक एब्रीवेशन यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमने कहीं पर किलोग्राम्स को मेंशन करना होता है तो हम कभी भी किलोग्राम्स को पूरा KILOGRAMS करके नहीं लिखते हैं, हम उसके लिए भी kg का यूनिट यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम मोल के लिए MOL यूज़ करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि ये पार्टिकल्स का नंबर तो इतना होता है, लेकिन एक्चुअली ये 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 23 ये कितना बड़ा नंबर है, इस चीज़ को भी हमने समझना है कि ये होता कितना बड़ा नंबर है। हम कह तो देते हैं बहुत ईजिली कि ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर एक्चुअली इन दिस फिगर, होते कितने हैं? तो इसके लिए एक एस्टिमेट हम लगाते हैं, दैट हाउ बिग इज़ अ मोल। एस्टिमेट इसका हम ये लेते हैं कि इफ़ वी टेक इतने मार्बल्स, हम ले लेते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 23 मार्बल्स, हम वो लेकर अर्थ के ऊपर फैला देते हैं। तो ये जो अर्थ है उसके ऊपर 3 माइल्स की लेयर, पूरी अर्थ आपका जो प्लानट है उसके ऊपर 3 माइल्स की लेयर बन जाएगी उन मार्बल्स की, इतना वाइड उसकी लेयर बन जाएगी। यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, कहने में तो बहुत छोटा सा लगता है लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग फिगर। दूसरी चीज़ जिससे हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इट इज़ कि अगर 10 मिलियन एटम्स की स्पीड से एक कंप्यूटर काउंटिंग कर रहा है ना, एक सेकंड में वो 10 मिलियन एटम्स को काउंट कर रहा है, फिर भी उस कंप्यूटर को 2 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे 1 मोल ऑफ एटम्स को काउंट करते करते। तो ये इतना ह्यूज नंबर एक होता है। एक और एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए ले लें कि हाउ बिग इज़ अ मोल, तो उसके अंदर आप यूँ भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसके अंदर मैंने 10 मोल्स ऑफ वाटर ऐड किए हैं, तो वो 10 मोल्स ऑफ वाटर जो एक ग्लास में आ गए हैं उनके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इतने ज़्यादा हैं कि सहारा डेजर्ट में जितने नंबर ऑफ सैंड सैंड ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो उससे भी ज़्यादा उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस नंबर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बिग। ये तो हो गई ना मोल की बात। अब हम देखते हैं कि जब हमने इस मोल को स्टडी करना है तो हमने ये इसको किस तरह से कैलकुलेशंस में कैसे यूज़ करना है। तो ये इतना बड़ा नंबर है, इफ़ आई से कि आप मुझे हाइड्रोजन के 1 मोल लाकर एटम्स दे दो, तो आप क्या उसको काउंट कर सकते हो? इतने ज़्यादा एटम्स हैं कि आपने अभी देखा कि एक कंप्यूटर जो इतनी ज़्यादा स्पीड पर एटम्स को काउंट कर रहा था उसको भी इतने बिलियन ईयर्स लग जाएंगे ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट करने में। तो क्या आप एक एक एटम को ऐसे ऐसे करके अलग अलग से काउंट करके इसको लेकर आ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि उम्र गुजर जाएगी लेकिन आपकी ये काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्स ने एक बहुत इजी वे इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, विच वाज द क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, दैट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स।
यानी जितना किसी एटम का मास है या जितना किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है या किसी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास है, अगर हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी जितना एक एटम का एटॉमिक मास है उतने ही अगर हम उसके ग्राम्स ले लेते हैं ना, देन दे विल बी इक्वल टू 1 मोल। वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। क्या मतलब है इस पूरी चीज़ का? एक एग्जांपल से समझते हैं दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स। हमें पता है ना कि कार्बन एटम है, एक सिंगल एटम उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम्स होता है, सॉरी 12 AMUs होता है। तो अगर हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं देन वी विल राइट इट एज 12 ग्राम्स। तो ये 12 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी अगर आप 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन ले लेते हो तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन विच मीन 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हमने वाटर को ले लिया। 18 AMU उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर मैं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर जनरली स्पीकिंग अगर मैं वो लेती हूँ, तो दे विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। सेम केस होगा आपके पास फार्मूला यूनिट्स के केस में। लाइक अगर हम किसी भी फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड सपोज, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास होता है 58.5। कैसे 58.5? सोडियम का एटॉमिक मास 23 एंड क्लोरीन का 35.5, तो टोटल इसका बन जाता है 58.5 ग्राम्स। 58.5 grams of sodium chloride will have 1 mole of sodium chloride। तो इस तरह से केमिस्ट्स ने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी दे दी that atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance when expressed in grams, this equals to 1 mole। यहाँ तक तो हो गई मोल की बात कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब आगे फर्दर आपके पास इसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, एक्चुअल एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री। लाइक हाउ कैन वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इन आवर कैलकुलेशंस। हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है तो उसके अंदर हम मोल को कैसे यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या उसके यूजेस हैं, हमने उस चीज़ की तरफ आना है। तो हम मोल और मास के दरमियान एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मोल और मास, मोल तो हमने देख लिया व्हाट इज मोल, मास क्या होता है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की बात हो रही है। तो जब हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास एक फार्मूला डिजाइन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। नोन मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? अब हम पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। नोन मास इज द मास विच इज गिवन टू यू। ठीक है, यहाँ पर तो आपने ये चीज लेनी है। लाइक अगर मैं एक बात कर रही हूँ, सपोज यहाँ पर हमने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन की बात की थी, तो ये मेरे पास क्या है? नोन मास, जो मुझे मास गिवन है, जो उसका वेट या उसकी क्वांटिटी मुझे प्रोवाइडेड है, दिस विल बी कॉल्ड एज द नोन मास। मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास क्या होता है? अब इसका मोलर मास भी 12 होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 12 डिवाइडेड बाय 12 करके नंबर ऑफ मोल्स का आंसर फाइंड कर लूँगी। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा दैट 12/12 इज इक्वल टू 1। तो हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। तो 12/12 अगर मेरे पास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है तो वो कितने मोल्स होंगे उसके अंदर? 1 मोल होगा। इसी तरह से हम एक थोड़ी सी डिफरेंट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास है, लाइक सपोज मेरे पास है 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन गिवन है, तो 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 20। तो इसकी जब हम डिवीजन करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5/6। और इसकी फाइनल जो आंसर इसका मेरे पास आ जाएगा वो उतने नंबर ऑफ मोल्स, उतने 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन के अंदर उतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी फार्मूला को जब हम रीअरेंज करते हैं ना, तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला भी आ जाता है। किस तरह से? कि मैं क्या करूँ, मैं इस नंबर ऑफ मोल्स के साथ इस मोलर मास को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये मेरे पास आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम मास को भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आई हैव टू मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास है मेरे पास कार्बन का 12। तो मास ऑफ सब्सटेंस उस वक्त मेरे पास कितना होगा? 2 12 24। तो इस तरह से मैं मास ऑफ सब्सटेंस का भी फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ तक बात हो गई मोल और उसके कॉन्सेप्ट की। आगे इसके साथ ही आपके पास केमिकल कैलकुलेशंस का एक टॉपिक आ जाता है, जिसके अंदर हम मोल की रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे, जो बेसिक कैलकुलेशंस हम केमिस्ट्री में परफॉर्म करते हैं।
So first of all, there is a kind of calculation which is mole और mole mass calculation. Mole mass calculation का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आपने रिलेशनशिप देखना है या जो फॉर्मूला आपने स्टडी करना है, इट विल बी बिटवीन द मोल एंड मास. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एंड मास के दरमियान रिलेशनशिप होगा. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो वही वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने पीछे यहाँ पर स्टडी किया, दिस वन. तो यही फार्मूला जब हम यहाँ स्टडी करेंगे, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ओवर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक हो गया. तो ये मोल, आपके पास अगर मोल्स गिवन हो तो आप मास को फाइंड कर सकते हो, या आपके पास अगर मास गिवन हो तो आप मोल्स को फाइंड कर सकते हो. इस तरह से आपके पास ये एक टू टाइप्स का एक रिलेशनशिप गिवन प्रोवाइडेड है. लाइक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. यू हैव अ पीस ऑफ कोल विच इज एक्चुअली कार्बन वेइंग 9.0 ग्राम्स. अब ये जो 9.0 ग्राम्स है ना, दिस इज द नोन मास जो आपको गिवन मास है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करोगे, नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो नोन मास है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 0.75. ये 0.75 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा, और यूनिट इसके साथ हम क्या लगाएंगे, MOL. 0.75 मोल. ये हो गई आपकी एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन. सेकेंड वन इज मोल पार्टिकल कैलकुलेशन. अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोल्स. अगर आपको मोल्स गिवन हो तो आप किसी भी क्वांटिटी ऑफ किसी भी अमाउंट ऑफ एटम्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आप काउंट कर सकते हो. नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली आप उसके काउंट कर सकते हो. उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. अब यहाँ पर जो हमने यूज करना है, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, कि जितने पार्टिकल्स आपको गिवन हैं उसको आप एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. अब यहाँ आपके पास ना मास गिवन है ना आपको मोलर मास लिखने की ज़रूरत है. हम डायरेक्टली क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होंगे, और दूसरा हमने ले लेना है एवोगाड्रोस नंबर विच वी एक्चुअली नो, हमें ऑलरेडी पता है जिसका. तो इसी फार्मूला को रीअरेंज करने से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड भी कर सकते हो. कि आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहीं पर रहने दो, एवोगाड्रोस नंबर दूसरी साइड पर इक्वेशन के जाकर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये फार्मूला डिज़ाइन हो जाएगा. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे देयर आर 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर. अब ये जो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको गिवन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 मोल्स एंड इट्स मास. आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर से इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका, सॉरी ये दिस इज नॉट 2. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास. हमने क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स और उसका मास फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का. फिर नंबर ऑफ मोल्स का जब आंसर आ गया तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गया. मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल M से लिख रही हूँ फिलहाल यहाँ पर. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ये हैं, तो मैं इससे फाइंड कर सकती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये इंसर्ट करके एवोगाड्रोस नंबर पुट करके मैं अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकती हूँ. और दूसरा तरीका मैं क्या करूँगी, मैं नंबर ऑफ मोल से मोलर मास भी फाइंड कर सकती हूँ, जो हमसे उन्होंने सेकंड पूछा है ना, इट्स मास. मास हमने फाइंड करना है, सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस जो हमने फाइंड करना है, मैं वो भी फाइंड कर सकती हूँ. कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके, ये फार्मूला यूज़ करके. यहाँ से मैं मास ऑफ सब्सटेंस को इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकती हूँ. तो यहाँ तक थी आपकी केमिकल कैलकुलेशंस की बात. आगे लास्ट वन इज पेज नंबर 23, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. इसके ऊपर आपने बस एक बार इसको रीड आउट कर लेना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड की सबसे पहले बात आ जाती है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड से क्या मुराद है, कि जैसे जैसे केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशंस और स्टडीज़ और रिसर्चेज ज़्यादा होती गई, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमें न्यू सेंचुरीज के आते आते लाइक 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा जो था हमने लेसन लर्न किया, दैट केमिस्ट्री हैज़ बिकम द सेंट्रल साइंस. किस तरह से सेंट्रल साइंस, कि हम हर तरह के केमिकल रिएक्शन को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको स्टडी कर सकते हैं. और जब हमने उन सबको स्टडी किया ना, तो हमें पता लगा दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द मॉलिक्यूल. सिंपलेस्ट फॉर्म हम ले लेते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो वो मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है.
तो चाहे वो रिएक्शन किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो या बहुत हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जिनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वेल्स और शार्क्स और कोई भी और चीज़ उसके अंदर हो रहा हो, तो उसके अंदर एक सिंपल मॉलिक्यूल से ही उसकी बिगनिंग हो रही होती है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है कि 1924 में डी ब्रॉगले एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी पुट की दैट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या मतलब है उसका कि मैटर की दो तरह की नेचर होती है, एक तो उसकी वेव नेचर होती है और दूसरी उसकी पार्टिकल नेचर होती है, कि वो वेव की फॉर्म में भी एक्ट कर रहा है और वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी एक्ट कर रहा है। तो ये जो दोनों आइडियाज़ थे ना, उसने इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया और मैथमेटिकल एविडेंसेस भी बाद में मिले इन चीज़ों के बारे में, और उसने प्रूव कर दिया कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव भी प्रोड्यूस हो रही होती है, एक या ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इस तरह से उसने कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया। Third point is about the works of different scientists at the same time handicap or promote the growth of science। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि किस तरह से fields जो हैं वो आपस में merge करती हैं। वो fields किस तरह से merge कर रही होती हैं कि उसके अंदर different चीज़ें आ जाती हैं, कि chemistry जो है वो physics के अंदर भी आप study करोगे थोड़ी सी चीज़ें उसकी, आप bio के अंदर भी chemistry की चीज़ें study करोगे। फिर अगर आप कोई और scientific field पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप environmental sciences में भी देखते हो, आप maths के अंदर भी इसकी, technology के अंदर, हर चीज़ के अंदर आप केमिस्ट्री और साइंस की कुछ ना कुछ पार्ट्स को स्टडी करते रहते हो। तो दीज फील्ड एक्चुअली ओवरलैप ईच अदर। तो ये ओवरलैपिंग के साथ ही आपके पास न्यू एडवांसमेंट्स आती हैं, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको पता चलते हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। होमवर्क आज के आपके लेक्चर का है दैट यू हैव टू सॉल्व एसएसएल 1.6 और 1.6 एंड 1.7। थैंक यू सो मच।